नमस्कार साथियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय पर। आज अपन चर्चा करने वाले उस टॉपिक का नाम है छंद। देखिए मित्रों, छंद जो टॉपिक है ये रीट में बहुत ही अहम योगदान रहता है इसका, क्योंकि हर बार कम से कम 2 प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। कम से कम कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। तो मैं आपको जो छंद का जो आज टॉपिक है इसमें बहुत ही सरल तरीके से और सारी जानकारी दूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें छंद की। जो छंद शब्द है वो किसे बना है? छंद शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो छद छद धातु है या चद, दोनों सही है। छद या चद धातु असुन प्रत्यय से छंद शब्द मिलकर बना है। छंद की परिभाषा क्या होती है? यद अक्षर परिमाणम तद छंद। क्या परिभाषा है? यद अक्षर परिमाण तत्छंद। जिस वाक्य में अक्षर, परिमाण, यति, गति, लय इत्यादि का समायोजन सही तरीके से होता है, उस वाक्य में छंद होता है। वहां पर छंद की उपस्थिति अवश्य होती है। छंद के लिए कहा गया है, यहां लिख रहा हूं मैं, चित्ता द लाहकम छंद। इसका तात्पर्य यह हुआ, छंद ऐसी जो व्यवस्था है जिसके द्वारा चित्त में आनंद की उत्पत्ति हो जाती है। एक तो कोई वाक्य या कोई श्लोक अपन बिना छंद के बोलते हैं तो वह कर्ण प्रिय नहीं होता, लेकिन जब छंद का प्रयोग उसमें अपन करते हैं तो अपना मन आनंदित हो जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो वही छंद है, चित्तादरागम, जिसको पढ़ने सुनने से हमारे चित्त में आनंद की उपस्थिति हो जाए, वही छंद है। अब परिभाषा विद्वान ने दी है, यद अक्षर परिमाण तक छंद। सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ हुआ है? छंद का प्रयोग तो संस्कृत भाषा के सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त, छंद पादो तो वेदिश कहा गया है, और पुरुष सूक्त के 7वें मंत्र में हुआ है। आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार आरपीएससी ने भी पूछा है, बड़ी परीक्षा में भी आया हुआ है कि ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त के 7वें मंत्र में छंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम माना जाता है। लौकिक साहित्य में छंद शास्त्र का प्रणेता कौन है? जो अपना लौकिक साहित्य है उसमें छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। आदि प्रवक्ता, जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि आदि प्रवक्ता ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने यह शिक्षा किसको दी? सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई, तो ब्रह्मा ही वही, जैसे व्याकरण का भी सर्वप्रथम ज्ञान किसको हुआ था? ब्रह्मा को हुआ था। और छंद का भी सबसे पहले ज्ञान किसको हुआ था? ब्रह्मा जी को हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने ये बृहस्पति जी को दी, बृहस्पति जी ने च्यवन को, च्यवन ने मांडत्य या मांडक्य मांडव्य को दी, मांडव्य ने सेतव्य अपने शिष्य को दी, सेतव्य ने यास्क को, वर्तमान समय में यास्क को दी, और यास्क ने अपने शिष्य पिंगल, यानी कि पिंगल के गुरु कौन थे? यास्क थे। कौन थे? आपको ध्यान रखना है, पिंगल के गुरु यास्क थे। तो इस प्रकार से पिंगल ने प्रथम लिखित ग्रंथ लिखा, इसीलिए छंद शास्त्र का प्रणेता किसको माना जाता है? आचार्य पिंगल को माना जाता है। किसको माना जाता है? आचार्य पिंगल को। इसके बाद अगर अपन बात करें तो छंद के प्रकार कितने हैं, इसकी बात करेंगे अपन। छंद के प्रकार कितने हैं? अब बात करेंगे छंद के प्रकार। देखिए मित्रों, छंद 2 प्रकार का होता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रकार है वैदिक छंद। कौन से छंद? वैदिक। और दूसरा है लौकिक छंद। कौन से छंद? लौकिक छंद। आपको नाम से पता चल रहा है कि वैदिक छंद वो छंद जिसकी कहां पर उपस्थिति है, इनका कहां प्रयोग हुआ है? वेदों में प्रयोग हुआ है। कहां पर हुआ है? वेदों में प्रयुक्त हुए हैं। कहां प्रयुक्त हुए हैं? वेदों में। और लौकिक, जो कि सामान्य जनजीवन और वर्तमान समय में भी इसका वैदिक और लौकिक, इनको बोलते हैं जन साधारण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। किसके लिए हुए हैं? जन साधारण
के लिए प्रयोग में थे। तो हमें जो है अपने सिलेबस में इतना ही ध्यान रखना है कि छंद दो प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक। लौकिक वैदिक छंद वो छंद है जिनका वेदों में प्रयोग हुआ है, सामान्य जीवन का प्रयोग नहीं माना जाता है। और फिर है लौकिक छंद जो कि जनसाधारण के लिए है और जिनका प्रयोग अनेक रचनाओं में रचयिताओं द्वारा, रचनाकारों द्वारा किया गया है। हम जो पढ़ेंगे वो लौकिक छंद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लौकिक छंद। अब लौकिक छंद भी वापस दो प्रकार के हैं। लौकिक छंद भी दो प्रकार के हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। हम सभी को पता है कि वर्णमाला में अपन ने वर्णों के परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि मात्रा और वर्ण अलग अलग। मात्रा जैसे कि अल्प, ह्रस्व, दीर्घ, ये सभी मात्राएं हैं। तो जहाँ पर मात्राओं का प्रयोग होकर के छंद के प्रयोग होता है तो उसे बोलते हैं मात्रिक छंद। और जहाँ पर वर्णों को गिना जाता है, जहाँ पर वर्णों की संख्या होती है, उसे बोलते हैं वर्णिक छंद। तो हमारे छंद दो प्रकार के होते हैं, वैदिक, लौकिक। लौकिक छंद वापस दो प्रकार के, मात्रिक और वर्णिक। तो हम अब लौकिक छंद के दो भाग, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। अब मात्रिक छंद भी वापस, इसके भी भेद होते हैं तीन प्रकार के। सम सम मात्रिक छंद, दूसरा है विषम मात्रिक छंद और तीसरा है अर्ध विषम मात्रिक छंद। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे मात्रिक छंद के भेद। अपन ने पढ़े लिए सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध विषम मात्रिक छंद। इसके बाद अपन आगे अगर बात करें तो छंद प्रयोग करने के कुछ नियम हमें जानना जरूरी है कि छंद प्रयोग करने के नियम कौन कौन से हैं। बात करेंगे अपन छंद के नियम। छंद के नियमों की अपन बात करते हैं। सबसे पहला, छंद में मात्राएं हमेशा स्वर्ण वर्णों पर लगती है। हमें सबको पता है स्वर वर्णों पर ही मात्रा लगती है, तो इसमें भी जो मात्रा गिनी जाएगी, गिनते हैं, क्या करते हैं? स्वर वर्णों पर गिनते हैं। दूसरा, रस्व के साथ, रस्व स्वरों के साथ साथ लघु, लघु का चिन्ह होता है एक, का प्रयोग होता है। मुझे आता है आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक तो लघु और एक, ये तो लघु का चिन्ह है और एक है गुरु। ये गुरु का चिन्ह है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। ये भी नियम चल रहे हैं, इसके बाद अपन वो सब पढ़ेंगे। तीसरा, दीर्घ स्वरों पर गुरु एस का चिन्ह लगता है, इसको, है ना, ये चिन्ह है का प्रयोग होता है। उसके बाद यदि रस्व वर्ण के बाद वापस कोई
लघु या ह्रस्व वर्ण आ जाता है तो बाद वाले वर्ण पर गुरु का चिन्ह लगेगा। गुरु का चिन्ह लगेगा, यानी कि जैसे कोई नाम आ गया कश्यप, अब ध्यान दीजिए कश्यप, ये कोई नाम है, इसमें अगर अपने छंद मात्रा लगानी पड़ेगी तो श आधा है और यह भी छोटा है, तो इनकी अलग अलग नहीं लगेगी, क्योंकि श आगे छोटा है पीछे यह भी लघु मात्रिक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ पर एस का चिन्ह लगेगा। समझ में आया? इसलिए ये नियम है। उसके बाद अपन पांचवें नियम की बात करें, यदि किसी वर्ण के बाद विसर्ग का प्रयोग, मित्रों किसका प्रयोग? विसर्ग। विसर्ग यानी कि ये का प्रयोग होगा, प्रयोग है, तो वहां भी क्या होगा? वहां भी गुरु का चिन्ह लगेगा। गुरु का चिन्ह लगेगा। गुरु का तात्पर्य हो गया मित्रों दीर्घ संज्ञा का, है ना? ये हम अभी नियम पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे कि लघु गुरु क्या होते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखो, और ये मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, स्वयं के बनाए हुए नोट्स से, जिससे मैंने रीड क्लियर की है। तो शिक्षक बना हूं तो मुझे आशा है कि आप भी इससे पढ़ेंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। बस आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद छठा नियम, छठा नियम की अपन बात करें, यदि ह्रस्व स्वर आ गया के साथ क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार है, तो वहां भी कैसी मात्रा लगेगी? गुरु चिन्ह लगेगा। गुरु का चिन्ह या दीर्घ मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी? दीर्घ मात्रा लगेगी। सातवां नियम मित्रों, आधे वर्णों को नहीं गिना जाता। आधे वर्णों को नहीं गिना जाता, क्योंकि उसकी गणना पहले वाले वर्ण में की जाती है। तो मित्रों ये छंद के कुछ नियम है, प्रमुख रूप, और भी अपन अगर आगे बढ़े रहेंगे जिसमें जिस नियम की आवश्यकता होगी हम उस नियम का वहां पर प्रयोग करेंगे। तो आप इन नियमों को नोट कर लेना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अभी जो इस नियम में जो मात्राओं की बात आई, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मात्रा क्या होती है। आप ध्यान से लिखे, मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? के ऊपर लगती हो कि कु के कई, ये जो सभी क्या है? मात्रा है। इन मात्राओं की परिभाषा क्या होगी? तो आपको ध्यान में रखना है, वर्णों, इस पर वर्णों या किसी भी स्वर के उच्चारण, इसमें किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय
क्या है, लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्णों या किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, क्योंकि मात्रा किस पर लगती है, स्वर पर ही लगती है। मात्रा कभी भी व्यंजन पर मात्रा नहीं लगती, व्यंजन होगा तो वो अधूरा रहेगा, इसीलिए स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। अब बात कर ले मात्राओं के भेद। मात्रा के भेद, फर्स्ट, पहला भेद लघु, छोटी मात्रा जहां होगी उसे बोलते हैं लघु। इसका चिन्ह होता है ये वाला डंडा, और एक होता है दूसरा गुरु। इसका चिन्ह ये रहेगा, आपको छंद में ये चीजें ध्यान में रखनी है। लघु का चिन्ह और गुरु का चिन्ह, लघु का चिन्ह ये है, गुरु का चिन्ह ये है। इसके पश्चात मात्राएं कितनी होती, तो लघु यानी रस्व, रस्व को क्या बोलते हैं, लघु। क्या बोलते हैं रस्व को ही, लघु। इसको एक मात्रिक क्या बोलते हैं, एक मात्रिक। लघु या रस्व को क्या बोलते हैं, एक मात्रिक, जिसमें कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है, एक मात्रा का जिसमें प्रयोग हुआ है उसे अपन बोलते हैं लघु या रस्व मात्रा। कौन कौन से है ये, तो अ, ई, उ, री, लृ, ये 1 2 3 4 और 5, ये पांचों क्या कहलाते हैं, ह्रस्व, लघु या एक मात्रिक वर्ण। उसके बाद दीर्घ, दीर्घ को क्या बोलेंगे, गुरु। दीर्घ को क्या बोलेंगे, गुरु। इसमें कौन कौन से आते हैं, स्वर वर्ण, इनको बोलते हैं द्विमात्रिक। क्या बोलेंगे, द्विमात्रिक। क्या बोलेंगे, द्विमात्रिक। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो आ, बड़ी, उ, बड़ा वाला री, ए, आई, ओ और औ। मित्रों, द्रि का दीर्घ रूप नहीं होता है, द्रि का दीर्घ रूप नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो वर्ण है ये दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अपन बात करें तीसरे वाले प्लुत। प्लुत को बोलते हैं त्रिमात्रिक। मित्रों, प्लुत शब्दों का प्रयोग हुआ होता है, जैसे किसी को कोई सुर से कोई संगीत गाते हैं तो वहाँ प्लुत शब्दों का प्रयोग होता है। किसी को बुलाते हैं हे, भो, अरे इत्यादि में प्लुत मात्रा का प्रयोग होता है, त्रिमात्रिक बोलते हैं। इसी ये इसको, जैसे कि अ और इसके साथ में तीन की मात्रा लगा दी, अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, री, लृ, ए, ओ, आई और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये जो वर्ण है प्लुत वर्ण कहलाते हैं। इनको, इनकी मात्रा क्या है, तीन की मात्रा किसकी मात्रा है, ये प्लुत का चिन्ह है। इनको कैसे, जैसे आ, ये इनका उच्चारण है। अब चौथा जो इसका प्रयोग एक माना जाता है वो है व्यंजन। अब क्या है व्यंजन, व्यंजन को क्या बोलेंगे, व्यंजन को क्या बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं होती। क्योंकि व्यंजन को कभी भी अपन अकेला उच्चारण नहीं कर सकते। अगर अपन ऐसे उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें क्या मिला हुआ है,
क्या मिला हुआ इस क में, क प्लस बिना स्वर के अपन इसको लिख सकते हैं, इसका उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं अर्धमात्रिक। और इसमें सभी स्वर, सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया। मात्राओं के भेद, मात्रा दो प्रकार की होती है, और ये है इसी मात्राओं को, ये तो इनके चिन्ह है, लघु और गुरु में इनको भेद माना गया, लेकिन मात्रा कितने प्रकार की होती है, ये इतने प्रकार की। एक मात्रिक ये होते हैं वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मात्राओं के आधार पर, मात्रा के आधार पर मात्राओं के भेद दो है, लघु और गुरु। वर्ण मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक में व्यंजन आते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के साथ में, आगे अपन पढ़ेंगे गण। आपको समझ में आ गया लघु की मात्रा का ये निशान है और ये गुरु का निशान है। अपन अगर पढ़ेंगे घण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद को पढ़ते समय ध्यान रखना पड़ता है, घण, घण। अब ये घण क्या होता है, मैं यहाँ पर कुछ श्लोक लिख रहा हूँ, उसका एक भाग लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना। य मा ता रा ज भा न स ल घ म। मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, यह माता राजभान सलिलम, गण। तो कितने गण होते हैं, गण बोलते हैं वर्णों का। गण किसको बोलते हैं, वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता है, वर्णों का समूह है। कितने वर्णों का समूह, 3। कितने वर्णों का समूह है, 3 वर्णों का समूह। और वर्ण कितने होते हैं, वर्ण 8 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं, गण, गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब गण अपन कैसे बताएंगे, मैंने मात्रा दी है, सबसे पहले इस पर अपन मात्रा लगा देते हैं। यह छोटा है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लघु स्वर है। माँ बड़ा है, इस पर अपन एस लगा देंगे। ता भी बड़ा है, इस पर अपन दीर्घ का चिन्ह लगा देंगे। रा भी बड़ा है, इस पर अपन दीर्घ का चिन्ह लगा देंगे। जो छोटा है इस पर लघु का चिन्ह, बा बड़ा है, इस पर गुरु का चिन्ह, न छोटा है, इस पर लघु का चिन्ह, स छोटा है, ग भी छोटा है, और घ नियम में पढ़ा था अपन ने कि कोई ह्रस्व स्वर आएगा और उसके पीछे कोई हलंत वर्ण आएगा तो इसकी मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, गुरु वर्ण बन जाएगा। ये अपन ने मात्रा लगा दी। अब देखिए मैं गण बना रहा हूँ, कितने गण बनाने, 8 गण बनाने। सबसे पहले अपन लेंगे, यह से लेंगे तो यह गण, और 3 लेना है यहाँ से। 3 मात्राओं का समूह होता है, 3 वर्णों का। तो यगण को गिनने के लिए यह माता, इसके निशान हो गए ता तक, तो इसका चिन्ह क्या है, आई एस एस। आई नहीं है, ये लघु का चिन्ह है और दीर्घ चिन्ह, तो ये यगण की मात्रा है। उसके बाद यगण हो गया, उसके बाद मगण, माता रा, मगन को गिनते समय हुए यहाँ से गिनना है, माता रा, कहाँ तक, माता और रा, तो यहाँ लिखेंगे मगण, मगण। माँ बड़ा है, ता भी बड़ा है, रा भी बड़ा है। उसके बाद मगन हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, क ग ण। अब इसकी मात्रा देखिए, दीर्घ दीर्घ लघु, तो दीर्घ दीर्घ लघु। लगन हो गया, लगन के बाद यहाँ आएगा लगन, तो रगण। रगण का क्या चिन्ह हो गया, राज भा, रा बड़ा है, ज छोटा है, व वापस बड़ा है। समझ में आ रहा है आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं और अपनी स्पष्टता को जारी रखूं, है ना। रगण, फिर राजभा हो गया, तो ज भाना, फिर आता है जगण, क्या आता है,
जगण। और इसके चिन्ह क्या होंगे? ज भा न, आई एस आई। फिर भा न स, क्या करेंगे? भा न स, तो इसको बोलते हैं बगण। क्या बोलते हैं? बगण। भा, भा बड़ा है, न छोटा है, स भी छोटा है, भगण। फिर आएगा, यहाँ से गिनेंगे यहाँ तक, लगन। ल घ, लगन में तीनों छोटे हैं। तो देखिए कितने हो गए? एक, फिर लास्ट में क्या बचा? सलघम, सघन, सगण। सगण की मात्राएं क्या होगी? सलघम, या घ और म की मात्रा इसमें मिल गया, तो ये तीनों मात्रा है सगण की। तो आई, आई एस, यानी कि लघु, लघु और गुरु। तो देखिए कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। कितने गण अपने पास उपस्थित हो गए? 8 गण। अब आपको ये गण याद रखने होंगे, आप इसको रख लें। यह माता राज बान सलगम, यह माता राज बान सलगम, यही गण है। 8 गण है। कितने गण है? 8 गण। ये आपको छंद में सबसे ज्यादा काम ही आएंगे। अगर आपको छंद की गिनती करनी है तो आपको मात्रा वर्णों के साथ गणों की गिनती आनी चाहिए और गणों के निशान पता होना चाहिए। निशान कैसे पता होंगे? अगर आपको ये याद है तो आप अपने आप से मात्रा लगा देंगे और आपको छंद में कोई समस्या छंद ज्ञात करने में नहीं आएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि पारिभाषिक शब्द है। अब है सबसे पहले अपन आपके कोर्स में, ये तो होगी अपने सामान्य बातें। अब अपन मात्रिक छंद जो अपने कोर्स में छंद है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये आप याद रखें, ये मैं हटाऊंगा नहीं, ऊपर ही रखूंगा। पहला है मात्रिक छंद। क्या है? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में अपने पास अपने सिलेबस में कौन सा छंद है? पहला आर्या छंद। कौन सा छंद है? आर्या छंद। आर्या छंद एकमात्र मात्रिक छंद है। इस बाकी हमारे कोर्स में कौन सा सब सारे छंद वर्णित छंद है ना? तो मात्रिक छंद एक ही है, आर्या छंद। इसकी कुछ नियम अपने को ध्यान में रखना है ताकि अपने आराम से क्वेश्चन आए। अपने को कोई विद्वान ट्रेनर तो बनता नहीं है, हमें सिर्फ ये जानकारी होनी चाहिए कि आर्या छंद कहाँ है और अपने को अक्षर टाइप लगाना है। हमें ज्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसी तैयार से तैयार करनी है ताकि हमारे परीक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आप ध्यान से देखिए कि आर्या छंद की कुछ पहचान, इसका लक्षण क्या है? लक्षण, यस्या प्रथम, यस्या, यस्या पादे प्रथमे, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा, द्वादश मात्रा स्थिता तृतीये अपि, तृतीये पी, तृतीये पी, अष्टादश द्वितीये चतुर्थम, अष्टादश द्वितीये चतुर्थकम, कम, अष्टादश द्वितीय चतुर्थकम, पंचदश, अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचद, पंचदश दश ता आर्या। ये अवग्र चिन्ह है ना? ये देखिए ना मित्र, मैंने साथ में लिख लिया। यहाँ पर 4 पद होते हैं किसी भी श्लोक के। कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। कितने होते हैं? यस्या पादे प्रथमे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। ये लक्षण क्या कहता है? यस्या पादे प्रथमे, जिसके पहले पाद में
और तीसरे पाद में द्वादश मात्रा हो। कितनी मात्रा हो? द्वादश। अपन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसमें 12 छंद है। जिस छंद के प्रथम पाद में नियम क्या कहता है? जिस छंद के प्रथम पद या पाद में 12, द्वितीय पाद में 18, तृतीय पाद में भी द्वादश 12 और चौथे पाद में कितनी? पंचदश 15 मात्रा हो। कितनी मात्रा हो? 15 मात्रा हो। वहां कौन सा छंद होता है? आर्या छंद होता है। जैसे मैं लिखता हूं एक श्लोक उदाहरण इसका, उदाहरण लिख रहा हूं। दानम भोगो नाश, दानम भोगो नाशः। क्या लिखा मैंने? दानम भोगो नाशः। तिस्रः गतयो, गतयो भवन्ति वित्तस्य। दानम भोगो नाशः, तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुक्ते, यो न ददाति न भुक्ते, तस्य तृतीया, तस्य तृतीया गतिर्भवति, गतिर्भवति। ये श्लोक लिखा है मित्रों मैंने, है ना, जिसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा छंद है। आप कैसे आएगा, कोई श्लोक आ जाएगा, आपको उसको पढ़ करके बताना इसमें छंद कौन सा है। तो मैं आपको इसका बताता हूँ कि यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अष्टादश द्वितीय चतुर्थ पंचदश सार्या। तो चूंकि ये मात्रिक छंद, तो इसमें अपन किसकी गणना करेंगे? वर्णों की नहीं करेंगे, इसमें अपन मात्राओं की गणना करेंगे। तो मात्राओं की गणना करते हैं तो दा बड़ा है, गुरु न छोटा है, लेकिन इसमें अनुस्वार आ गया तो नियम में पड़ा था कि अगर अनुस्वार आता है तो भी बड़ा हो जाता है। भोगे, भोगो, भोग ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी दीर्घ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 क्या है? यशा पादे प्रथमे द्वादश। कितनी मात्रा है? द्वादश। तो चूंकि गुरु है, गुरु में कितनी मात्राएं होती है? द्विमात्रिक गुरु होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 गुरु हुए, तो मात्राएं कितनी हो गई? 12 मात्रा हो गई, क्योंकि गुरु द्विमात्रिक होता है, 2 मात्राएं गिनी जाती है। अब तृतीय में भी, द्वितीय में कितनी होनी चाहिए? 18। तो देखिए ध्यान से, ती छोटा है लेकिन इसके पीछे क्या है? आधा स है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो छोटा है लेकिन इसमें र मिला हुआ, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। ये छोटा रहेगा, इसको लघु कहेंगे, इसको गुरु कहेंगे। यह भी लघु है, ये गुरु हो जाएगा, ये भी लघु हो जाएगा। फिर वी छोटा है लेकिन इसमें आधा त मिल जाएगा, गुरु हो जाएगा। और त में स मिल जाएगा, तो लघु 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 हो जाएगा। गुरु, गुरु, लघु। फिर यो, ये भी बड़ा है तो गुरु की मात्रा लगेगी। न, लघु की मात्रा, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु।
ये इसकी मात्रा लगा दी। अपन अपने को नियम के अनुसार इसमें मात्रा होनी चाहिए। 12 मात्रा इसमें अपन ने गिन ली थी, 100 थे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इसमें 2 मात्रा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपन द्विमात्रा को लास्ट में, जो अगर ऐसा कुछ वर्ण में मात्रा होती तो उसमें अंतिम में अपन दीर्घ मात्रिक मान सकते, उसमें अपन गुरु लगा सकते। तो यहाँ पर इस गुरु मानना पड़ेगा। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो तृतीय पाद में भी कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। उसके बाद चौथे पद में 15 मात्रा, तो गिनते हैं 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कितनी मात्रा हो गई? तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बस जिसकी कोई श्लोक आता है उसकी पहली लाइन में 12, दूसरी लाइन में 18, तीसरी लाइन में 12 और चौथे लाइन में 15 मात्रा है, तो वहां पर आर्या छंद होगा। और सिर्फ एकमात्र यही है जो लौकिक मात्रिक छंद है ना, आर्या छंद। इसके बाद अपने कोई भी मात्रिक छंद सिलेबस में नहीं है। तो ये अपने मात्रिक छंद यहाँ पर पूर्ण हो गए दोस्तों। अब मैं जो आगे जो वर्णिक छंद है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लगभग 7 से 8 वर्णिक छंद है, तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसी के जस्ट दूसरा भाग आएगा, तो उसमें आप बने रहें। तथा तथा तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखें, मेरे पुराने कुछ वीडियो को देखें, तथा मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।